मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय कक्षा 12 अध्याय 16 जैविक व अजैविक संसाधन, जो आपका खंड व भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था का जो है चैप्टर है आपका 16। इसको कल की क्लास में हमने पशु संसाधन के विषय में, उसके महत्व के विषय में, उसके क्षेत्र के विषय में पढ़ा था हमने। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी प्रमुख पालतू पशु के विषय में। कौन कौन से जो हैं पालतू पशु हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना हम शुरू करेंगे। प्रमुख पालतू पशु। किसी समय पशु संपदा से समृद्ध भारत में कई कारणों से यहाँ पालतू पशुओं की संख्या लगातार घट रही है। 2007 में 52.97 कुल पशु संख्या करोड़ थी। वह घटकर 5 साल बाद 2012 में 51.21 करोड़ रह गई। ठीक है, सबसे पहला जो हम पशु के विषय में पढ़ रहे हैं वह है गाय बैल। मानव आदिम काल से गाय बैल पालन कार्य करता रहा है। भारत में गाय और बैल को समाज, जीवन एवं धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने का कारण इनकी कृषि एवं मानव के लिए उपयोगिता है। आपका जो ठीक है, देखो कंटिन्यू करते हैं। इनकी कृषि एवं मानव के लिए उपयोगिता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय नस्ल की गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ एवं ए वर्ग का है। भारत का विश्व में गाय बैल पालन में ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान रखता है ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान रखता है भारत। पहला जो स्थान है ब्राज़ील का है, दूसरा स्थान जो है गाय बैल में किसका है? भारत का है। पहला ब्राज़ील का, दूसरा भारत का है गाय और बैल में। जिसकी संख्या, इसमें कुछ भी आपको संख्या वगैरह कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें। यहाँ सर्वत्र गाय बैल पाले जाते हैं, जिनकी कई नस्लें हैं। विविध उत्तम स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की प्राप्ति, पौष्टिक एवं कम वसा युक्त होने से गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य पेय पदार्थ है। आगे देखो भैंस। गाय की तुलना में भैंस अधिक दूध देती हैं, वसा युक्त पौष्टिक गाढ़ा। फिर बाद में भैंस पालन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, और इसमें भी डेटा आपको लर्न नहीं करना है। आगे देखो, ठंडक एवं अधिक जल की आवश्यकता के कारण अधिकांश भैंसें आर्द्र प्रदेशों में पाली जाती हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है? आर्द्र प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु में भी भैंसें पाली जाती हैं। आपका जो हम पशु पढ़ रहे हैं, इन पशु में जो आपका सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट रहता है तो वो उनकी है नस्लें और भारत में इसका कौन सा स्थान है। इसके अलावा और इसका क्षेत्र, 3 चीज़ें जो है आपको हर एक पशु में लर्न करनी है। इसमें लर्न करने वाला जो रहेगा आपका इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम भैंस पढ़ रहे हैं तो भैंस में आपको क्या इम्पोर्टेंट रहेगा? सबसे पहले इसका स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। ठीक है, आर्द्र प्रदेशों में पाली जाती हैं, ठंडक व आर्द्र प्रदेशों में। इसके सारे क्षेत्र हो गए, किन किन क्षेत्रों में पाली जाती हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट रहता है इसकी कौन कौन सी नस्लें हैं। तो भैंस की जो नस्लें हैं, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी नस्लें ही हैं। नस्लें तो आप एक जगह लिख लेना आज ही, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में उस पशु का नाम और उसके आगे उसकी नस्लों के नाम। ठीक है, नस्लों के नाम जो है आपके आने वाले टाइम में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इनकी नस्लों के नाम। ठीक है, अगर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी मैटर आपको याद रखना आगे ज़रूरत होती है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आपको इनकी नस्लें जो रहती है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो इनकी जो नस्लें हैं भैंस की कौन कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सूरती, नीली, महसाना, देसी आदि प्रमुख नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? भैंस की नस्लें हैं। मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सूरती, नीली, महसानी, देसी आदि जो नस्लें हैं वो किसकी हैं? भैंस की नस्लें हैं। आगे देखो, आपको ये मैप दे रखा है जिसमें पशुपालन क्षेत्र को बताया गया है। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था इसका ये जो अलग अलग डिवाइडेशन कर रखे थे क्षेत्र का, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, वो सारे जो 4 डिवाइडेशन थे वो उनको मैप के माध्यम से जो है बताया गया है। ठीक है, जब आप ये वाला पशुपालन क्षेत्र पढ़ते हो तो आप इसके साथ में मैप भी पढ़ना है। इसके साथ में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो, बकरी पालन। जैसा कि मैंने कहा कि बकरी में भी वही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका क्षेत्र और उसकी जो है, अगर उसमें दे रखी है नस्ल तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो नहीं याद करनी है। ठीक है, सभी को पता है बकरी के बारे में। ठीक है, इसकी डेटा लर्न करने हैं नहीं, इतना ज़्यादा लर्न करना नहीं है। बस ये ध्यान रखना अधिक किसकी है, न्यूनतम किसकी है। ठीक है, ये इसका क्षेत्र हो गया बकरी का। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ठीक है, ये सारे जो हैं इसके क्षेत्र हैं। आगे देखो, भेड़े कौन सा
शुष्क अर्धशुष्क पहाड़ी भागों में जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है भेड़। सभी को पता है भेड़ के बारे में, सभी जानते हैं ऊन व मांस प्राप्त होता है भेड़ से। भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का भेड़ में चीन दूसरा स्थान है भेड़ में। ठीक है। 60% भेड़ें राजस्थान में, अकेले 60% भेड़ें सिर्फ राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला जो क्षेत्र रहेगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ये सारा जो क्षेत्र रहेगा भेड़ों के पालन के लिए रहेगा। भारतीय भेड़ों की ऊन जो है घटिया किस्म की होने से गलीचा ऊन कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करना है, गलीचा ऊन कहा जाता है। भारतीय भेड़ों की ऊन को गलीचा ऊन कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऊन जो हमारे यहाँ पर प्राप्त होती है भेड़ों से, वह निम्न घटिया किस्म की हैं। इसलिए तो अच्छी किस्म की जो है भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है अच्छी किस्म की, वह हमें प्राप्त होती है ऊन ईरान, अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं हम। वहाँ की जो ऊन होती है वो अच्छी किस्म की होती हैं। तो हम जो आयात करते हैं ईरान से, अफ़गानिस्तान से, मध्य एशिया से, नेपाल से व ऑस्ट्रेलिया से। आपको जो है तुरंत जो है आपके पास में, मैंने कहा था कि आप जब भी ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करते हो तो आपके पास में मैप होना चाहिए। ठीक है। आपको अभी जो है पढ़ते पढ़ते ये सारे जो क्षेत्र दे रखे हैं इसको पॉज करना है वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके आपको पहले ईरान, अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, नेपाल व ऑस्ट्रेलिया को देखना है मैप में कि इनकी स्थिति जो है मैप में कहाँ है। ठीक है। क्योंकि इंडिया की तो स्थिति जो है सारे स्टेट आपको लर्न हो चुके होंगे, तो उनको बार बार देखे तो अच्छी बात है, पूरा फिक्स हो जाएगा दिमाग में आपके, लर्न हो जाएगा अच्छे से। और नहीं अगर याद है तो कोई नहीं आपको। ठीक है। और जो बाकी के जो नए आते हैं क्षेत्र उनको आपको देखने की ज़रूरत रहती है। जैसे कि ईरान सभी को नहीं पता है स्टूडेंट्स को, अफ़गानिस्तान नहीं पता है, मध्य एशिया, नेपाल, जिनको नहीं पता है उनको मैप में अभी तुरंत देखना है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। आगे देखो ऊँट आता है। ऊँट के बारे में सभी जानते हैं, इसके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ये रेत में नहीं दस्तने के कारण ऊँट रेगिस्तान तेज गति से दौड़ सकता है, ये वाकई के। मलमूत्र इसका गाढ़ा व चमड़े मोटे होने के कारण पसीना कम आने से ऊँट को जल की आवश्यकता कम होती है। ऊँट की कुबड़ में एकत्रित चर्बी से जल पूर्ति कर लेने से ये 7 दिन बिना पानी पिए रह सकता है, इसलिए गर्म व शुष्क भागों में आसानी से पाला जा सकता है। ये भारी बोझ ढो सकता है और एक दिन में 50 किलोमीटर तक चल सकता है। रेतीले मरुस्थल परिवहन के साधन के रूप में ऊँट का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ऊँट के रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है आपको, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अगर पीछे जो है किताब का जो लास्ट के जो दे रखे हैं उसमें तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको इस पर ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। ठीक है। कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ठीक है। अगर पीछे दे रखा है तो आपको कॉपी में आपको हो ही जाएगा, नोटबुक में। अगर पीछे नहीं दे रखा है तो आपको ये इम्पोर्टेंट लगा के इसको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। तो ये सारा जो इसके विषय में लिखा हुआ है कि क्यों कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊँट की उपयोगिता के कारण ही सैनिक टुकड़ियों सवारी व बोझा ढोने के लिए ऊँट का उपयोग करती हैं। ऊँट सवारी करने के अतिरिक्त हल जोतने, बोझा ढोने, कुएं से पानी खींचने व गाड़ी खींचने में काम आता है। ऊँट के बालों से रस्सियाँ, कंबल, दरिया व चमड़े की काठी, थैले, तेल रखने की कूपियाँ व जूतियाँ बनाई जाती हैं। इसका दूध पीने के काम आता है। भारत में ऊँटों की संख्या लगातार घट रही है। भारत में विश्व की 2.4% ऊँट पाले जाते हैं। यहाँ कुल 4 लाख ऊँटों से 50% से अधिक अकेले राजस्थान में पाले जाते हैं। 50% ऊँट का जितना 50% भाग है ऊँटों, जितने भी ऊँट हैं उसमें 50% राजस्थान में ही पाले जाते हैं। शेष जो रहेगा क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाले जाते हैं। ठीक है। तो भारत में कुबड़ वाला, अरब देशों में 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। तो जो 2 कुबड़ वाला है वो अरब में है, हमारे यहाँ पर जो है 1 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। अन्य पशुओं के बारे में दे रखा है। अन्य पशु कौन कौन से हैं। भारत का घोड़ा, खच्चर, गधे, ये सभी को पता है। भारत में पशुधन की कमज़ोर स्थिति के क्या क्या कारण रहते हैं। भारत में पशुधन जो है अभी कमज़ोर स्थिति में है। क्या कारण रहते हैं, चलो देखते हैं। भारत में विश्व के 20% पशु पाले जाते हैं और विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दूध में अंडरलाइन करना है इसको। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत। यहाँ विश्व का 18% दूध उत्पादन होता है। यहाँ के पशु कम दूध देने वाले व कमज़ोर होने से प्रति पशु दूध व मांस कम प्राप्त होता है। यहाँ पशु की कमजोर स्थिति के निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण रहते हैं पशु की निम्न स्थिति के, चलो देखते हैं। पहला जो कारण रहता है आपका पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। हमारे यहाँ पर पशु को जो है पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, हरा चारा जो होता है वह नहीं मिल पाता है। इसके अंदर देखो
अधिक जनसंख्या के कारण भरण पोषण के लिए अन्न उत्पादन मुख्य कार्य है। अतः पशुपालन गौण व्यवसाय है। व्यवस्थित एवं उत्तम चारागाहों के अभाव में हरा चारा वर्ष भर न मिलने से फसलों के डंठल व भूसा खिलाया जाता है। उचित पौष्टिक व पेट भर चारे के अभाव में पशु कमजोर होने से दूध व मांस कम प्राप्त होता है। इसमें समझाने वाला आपके लिए कुछ नहीं है। अच्छी पशु नस्लों का अभाव होता है। पशुओं की बीमारियां जो हैं, देखो इसमें आपके दे रखा है कि हमारे यहाँ पर भारत में पशुधन जो है कमज़ोर स्थिति में है, यानी कि पशुओं की मात्रा क्या है, कम है। तो आप खुद एक बार ही सोचो, इसको बिना पढ़े आप इसको मत पढ़ो, और बिना पढ़े अगर आप सोचते हो कि क्या कारण है, तो आप देखोगे कि भारत में पशु की स्थिति का कारण क्या रहता है। जनसंख्या हमारी इतनी है कि यहाँ पर लोगों तक अन्न नहीं पहुँच पाता है, तो जानवरों तक जो है उनका भोजन कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर पशुधन का अभाव है क्योंकि हमारे यहाँ पर नस्लें अच्छी नहीं है। एक अच्छी नस्ल का होना, अच्छी नस्लें से आसे हैं कि जैसे कि कुछ अच्छी नस्लें जो होती हैं वो 4 किलो 5 किलो दूध भी दे देती हैं, वरना अच्छी नस्लें की नहीं होगी तो वो कम दूध देगी। तो इस तरह की जो अभी आपको पता है कि साइंस ने इतनी जो है डेवलपमेंट हुआ है साइंस में, तो वो इस तरह की नस्लें जो हैं पैदा करते हैं ताकि उनको जो है वो खाना कम खाएं, वो भोजन कम ले और दूध जो है उत्पादन उनका सर्वाधिक हो। तो इस तरह की नस्लें जो है भारत में नहीं है पशु की। और यहाँ पर जो है पशुओं पर जो है अगर कुछ भी बीमारी हो जाती है तो उनका रख रखाव भी इतना नहीं हो पाता और बीमारी के कारण वो मर भी जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी बीमारियाँ भी होती हैं। ये कुछ बीमारियों के नाम भी इसमें आपको दे रखे हैं, ये सारी बीमारियों के नाम दे रखे हैं जो पशुओं को होती हैं। खुरपका, मुँह पका, जहरवाद, जहरी बुखार, गलघोटू आदि जो हैं पशुओं की बीमारियाँ हैं। ठीक है, और जो पशुपालक होते हैं, अब जैसे कि उनको कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ खाना पीने की जो चीज़ें होती हैं पशु की, तो जब जो पशुओं को पालने वाला जो पशुपालक होता है वह अपनी अज्ञानता या लापरवाही के कारण उसको पालना ही नहीं आता है। अगर पशु को अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो पशु को क्या खिलाना चाहिए, इसको बीमारी हो रही है, इस बीमारी को कैसे इस प्रकार से जो है इसको सही किया जा सकता है, तो इसके कारण से भी पशुओं की जो है स्थिति जो है कमज़ोर होती जा रही है। तो ये आप बिना पढ़े भी जो है थोड़ा एक बार सोचोगे तो आपको इसका आंसर जो है ऐसे ही आ जाएगा। बस ये लाइनें इसलिए दे रखी है कि अगर आप आंसर लिखो तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। ठीक है, अब जैसा कि हमेशा से मैं कहती आती हूँ कि किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, अगर जनसंख्या से रिलेटेड हो या फिर पशुधन से रिलेटेड हो, अगर उसके कारण दे रखे हैं तो उसके उपाय व कारण ही उसके उपाय माने जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि उसके आहार व चारे की कमी है तो हमको क्या किया जाना चाहिए, तो सरकार द्वारा जो है चारे और आहार की जो है उपलब्धता करवाई जानी, उनकी जो अगर उनकी उपलब्धता करवाई जानी चाहिए, उनमें जो है कीमत कम की जानी चाहिए, उनको कम कीमत पर जो है किसानों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये चीज़ की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है अब जैसे कि आया था नस्लों का अभाव, तो नस्लों का अभाव था तो इससे रिलेटेड क्या इसका आ गया एक उपाय में, तो भारत में अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं। यहाँ किसी भी योजना की सफलता के लिए उसे ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना नितांत आवश्यक है। अतः गाँवों के पशु चिकित्सालय पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खुलकर संकर प्रजनन, अब जैसे कि हमने कहा कि इसमें जो है नस्लों का अभाव है तो नस्ल क्या की जानी चाहिए, उत्पन्न की जानी चाहिए। तो उत्पन्न कैसे होगी, उत्पन्न तब होगी जब गर्भाधान केंद्र खोलकर संकर प्रजनन करवाया जाएगा, तब जो है हमारे जो नस्लों का जो अभाव हो रहा है वह सही उसको जो है नस्लें जो है नहीं बनवाई जा सकेगी। अगला था कि पशुओं में बीमारी हो रही है तो इसका उपाय क्या हो गया। पशुओं में बीमारियां हैं, जो आम इंसान हैं पशुपालन करते हैं उनको उसकी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हमें क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए चिकित्सालय खोल देने चाहिए। ऐसे डॉक्टर ही जब उपलब्ध हो जाएंगे तो पशु की जो बीमारियाँ हो रही हैं उनका रखरखाव अच्छे से हो पाएगा, उनको प्रॉपर दवाएँ ट्रीटमेंट होगा, दवाएँ दी जाएगी, टीके लगवाए जाएंगे। जिस प्रकार से एक आम नागरिक को दिए जाते हैं उसी प्रकार से एक पशु को भी जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। ठीक है, अगला देखो, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के तरीके का गाँव में प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। कम पशुओं से ही अधिक दूध, मांस और ऊन प्राप्त की जा सके। इस प्रकार कम परिश्रम से अधिक आय प्राप्त कर पशुपालन को लाभप्रद व्यवसाय बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो है पशुपालन के विषय में विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में पढ़ा हमने। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो वन संवर्धन के विषय में रहेगी। आज जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आपके जो है इसमें नस्लें और इसके कारण और उपाय जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपको इसको वैसे तो इतना ही टफ नहीं है, आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे। ये पढ़ने का इसका मतलब यही है कि आपकी जो लैंग्वेज है लिखने की और बोलने की वो सुधरे। बाकी के जो है इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा है जिसको आप लर्न करो। ठीक है, आप क्योंकि आप खुद जो है हम पशुओं को, हमारे आसपास बहुत से पशु हमको देखने को मिलते हैं और वो पशु जो हैं हमको पता है कि उनको बीमारी होती है, उनको खान पान नहीं मिलता है। ये सभी को जो है इस विषय में सभी को जानकारी है।
ठीक है। तो जब हमको ये सब कुछ पता है, जानकारी है, बस हमें क्या होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बोलना नहीं आता है और लिखना नहीं आता है। इसी कारण से हमको क्या करना है कि जो ये प्रॉपर तरीके से जो लैंग्वेज दे रखी है बुक्स में, एज इट इज़ ऐसे नहीं, लेकिन इसका तरीका जो है एक आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, लिखने का भी और बोलने का भी, ताकि आप एक अच्छे ढंग से जो है आंसर दे सको। ठीक है, यही कारण है इसका आपको बुक में फिर से रिवाइज़ करना है, पढ़ना है और अच्छे से जो है आपको आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास हमें 1 से 7 की रहेगी। थैंक यू।